नमस्कार दोस्तों, सभी भारतवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2019 का एक बहुत ही सटीक एक सर्वे बताने वाला हूँ, जिस सर्वे में पूरे ग्रामीण क्षेत्र को भी इसमें कवर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्रामीण क्षेत्र, शहरी, इस सभी जगह के जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर ये सर्वे किया गया है। और ये पूरे भारत में करीब 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लेकर ये सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में जो भी रिजल्ट आए हैं वो सभी काफ़ी हैरान करने वाला है, जिसको सुनकर बड़े बड़े नेताओं की आंखें बिल्कुल फटे के फटे रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ रिजल्ट हमारे पास आया है जो कि आपको भी जानना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हम आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको ओपिनियन देने वाले हैं, जो भी आपको सर्वे के अनुसार जो भी बताने वाले हैं, वो सभी काफ़ी मैच होने वाले हैं 23 में के ओरिजिनल रिजल्ट से। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आप सभी को भी पता चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन पीएम बनेगा, राहुल गांधी या फिर से नमो अगेन यानी कि नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले तो आप सभी को भी पता है कि इस बार बहुत ही तगड़ी एक लड़ाई होने वाला है मोदी और राहुल गांधी के बीच। जी हाँ दोस्तों, इस बार बहुत ही तगड़ी एक लड़ाई होने वाला है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश किए कि बहुत ही बिल्कुल सटीक एक सर्वे देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो भी भारतवर्ष के ऊपर ये सर्वे किया है उन लोगों से कुछ सवाल पूछा है। जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी को पूछा था कि इस बार अहम मुद्दा क्या था। तो इसमें जो हमें जो उत्तर मिला है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। तो सबसे पहले 42% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और उसके बाद किसान को 35% लोगों ने इसको अहम मुद्दा कहा है। और 30% लोगों ने भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 60 सालों में ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस बार हमारे भारत में देखा गया है। और उसी के साथ किसान के कर्ज माफी को लेकर भी ये बहुत ही बड़ी एक सवाल उठता है। और इसी बीच राहुल गांधी ने इसमें बाजी मार ली है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरे भारतवासी को बेरोजगारी और किसान को सबसे पहले टारगेट किया है। और इसीलिए राहुल गांधी इस बार सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल हम लोगों ने सभी भारतवासियों को कहा है कि आपकी बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे हैरान करने वाले उत्तर सामने आया है। 42% लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और उसी के साथ 38% लोगों ने मोदी को कहा है। और 7% लोगों ने ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल से है उसको कहा है। और मायावती को 9% लोगों ने कहा है। और उसी के साथ अखिलेश यादव को भी 4% लोगों ने कहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि राहुल गांधी को इस बार पीएम बनना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसी के साथ हम लोगों ने सभी भारतवासी के ऊपर एक बहुत ही अहम चीज़ हमने नोटिस किया है कि जो भी शहरी, जो भी भारतवासी है, उन सभी ने मोदी को वोट दिया है। जी हाँ दोस्तों, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी लोग हैं वो सभी लोग राहुल गांधी को वोट दिया है। तो इसका मतलब क्लियर साफ है कि राहुल गांधी सभी जितने भी किसान लोग हैं, जो भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन सभी के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग या फिर उससे ऊपर के जो भी लोग हैं उन सभी के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो चलिए अभी आपको फटाफट आपको बताए थे कि किस किस राज्य पर किसकी सीट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस को 4 सीट मिलते दिख रहा है और बीजेपी को 2 सीट और एपीपी को 1 सीट मिलता दिख रहा है। और उसी के साथ वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी इसमें बाजी मार लिया है। तो टीएमसी को 29 वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 8 सीट और लेफ्ट को 2 सीट और बीजेपी को 1 सीट मिलता दिख रहा है। और साथ ही में झारखंड में बीजेपी को 6 सीट और कांग्रेस को 8 सीट मिलता दिख रहा है। और बिहार में बीजेपी को 18 सीट, कांग्रेस को 22 सीट मिलता दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 5 सीट मिलता दिख रहा है। तो इन सभी जितने भी राज्य में बता रहा हूँ, इन सभी में ज़्यादातर बीजेपी के घाटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 15 सीट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है और बीजेपी को 13 सीट और अन्य को 1 सीट। और राजस्थान में कांग्रेस को 15 सीट और बीजेपी को 10 सीट। और उत्तराखंड में कांग्रेस को 2 सीट और बीजेपी में इसमें 3 सीट मिलता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 20 सीट और कांग्रेस को 10 सीटें और महागठबंधन को बहुत ही ज़्यादा सीटें मिलता दिख रहा है। इसमें 46 सीट महागठबंधन को मिलता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, और अन्य को 4 सीट। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट थी और इसमें से 46 सीटों को ही महागठबंधन ने हासिल किया है। और उसी के साथ उड़ीसा में बिरजू जनता दल उसको 14 सीट और कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 0 सीट। बीजेपी का खाता भी खोलना मुश्किल है इसमें। और उसी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को 15 सीट, शिवसेना को 10 सीट, कांग्रेस को 13 सीट और एनसीपी को 10 सीट मिलता दिख रहा है।
और कर्नाटक में कांग्रेस को 20 सीट, बीजेपी को 8 सीटें मिलता दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 20 सीट, बीजेपी को 2 सीट और YSRCP उसको 3 सीटें मिलते दिख रहा है। और गुजरात में बीजेपी को 18 सीट, कांग्रेस को 8 सीटें मिलता दिख रहा है। और आसाम में बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 8 सीटें और AIUDE को 3 सीटें मिलता दिख रहा है। तो आसाम में भी बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है। और आसाम में सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है NRC की वजह से। जी हाँ दोस्तों, NRC जब से किया है तब से आसाम में बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है। और गोवा में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलता दिख रहा है। और हरियाणा में कांग्रेस को 7 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और INLD को 2 सीटें मिलता दिख रहा है। और तमिलनाडु में AIADMK को 25 सीटें मिलता दिख रहा है और बीजेपी को 1 सीट। और कांग्रेस ने AIADMK के साथ गठबंधन किया है और इसमें कांग्रेस को 13 सीटें मिलता दिख रहा है। और अंडमान निकोबार में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस में इसमें खाता भी खोलना मुश्किल है। और पंजाब में कांग्रेस को 6 सीट और AAP को 3 सीट और अकाली दल को 3 सीट और पंजाब में भी बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल है। और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्यों में इसमें कांग्रेस में 5 सीट और अन्य को 3 सीट और बीजेपी का खाता खोलना मुश्किल है। और केरल में कांग्रेस को 10 सीटें और CPIM को 5 सीटें और CPI को 1 सीट और बीजेपी को 0 और अन्य को 4 सीटें मिलता दिख रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर में PDP को 2 सीटें, NC को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को भी 1 सीट मिलता दिख रहा है। और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलता दिख रहा है। और दादर और नगर हवेली में बीजेपी को 1 सीटें और कांग्रेस का 0 सीटें। और दमन एंड दीप में सिर्फ 1 ही सीटें है जिसमें कांग्रेस ने इसको हासिल किया है। और लक्षद्वीप और पौंडीचेरी में भी सिर्फ 1 सीटें है और इसमें भी कांग्रेस को ये मिलता दिख रहा है। तो ये मैंने जितने भी सीटें आप लोगों को बताए तो इन सभी में कांग्रेस को टोटल 230 सीटें मिलता दिख रहा है और बीजेपी को 145 और अन्य को 168 सीटें मिलता दिख रहा है। तो इस बार बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है। और कांग्रेस अगर अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी इन सभी का अगर महागठबंधन को अगर जोड़ते हैं तो कांग्रेस का टोटल होता है 230 + 55 + 29, सो यानी कि 314 सीटें, जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी आप लोग बताइए कि इस बार आप PM के रूप में किसको देखना चाहते हैं और इसका सटीक रिजल्ट आपको 23 मई 2019 को ही मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि हमारे देश में नए PM आते हैं या फिर से मोदी जी ही रहते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से नए किसी वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद।